नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे मंत्री परिषद के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में जो बात थी वो पिछली क्लास में कर लिए, और आज हम देख लेते हैं मंत्री परिषद की क्या योग्यता वगैरह, कार्य वगैरह, वो सारी डिटेल है वो आज देख लेंगे। और उसके अंदर मंत्री होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, उनकी क्या योग्यता होते हैं, उनका क्या काम होता है, मंत्री भी किस किस प्रकार के मंत्री होते हैं, किस मंत्री को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, किस मंत्री को कम है, किस मंत्री को कौन से कार्य दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, जो सारी की सारी जो डिटेल जानकारी है वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। वो ओनली फॉर केवल मंत्रिपरिषद। और यदि टाइम बचता है तो महान्यायवादी के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, महान्यायवादी क्या होता है उसकी जानकारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है महान्यायवादी एक छोटा रूप होता है, लेकिन उसका महत्व तो बहुत बड़ा होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मंत्री परिषद। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होती है, पहली बात तो मेरी यहाँ ध्यान से सुनना है। मंत्री परिषद, देखिए अनुच्छेद 75(1)। अब वैसे देखिए ध्यान से, दिए अनुच्छेद 75 3 क्लास के अंदर यही आ रहा है, तो जो लगातार मेरे ख्याल से तीनों क्लास देख रहे हैं, ये क्लास इससे पहले वाली और उनसे पहले वाली, तो आपको कहीं लगेगा सर अनुच्छेद इसी के बारे में बात करें, राष्ट्रपति से शुरू हुआ है अनुच्छेद 75(1) अभी तक चल रहा है। साहित्यक 4 क्लास से है, इससे और भी एक और थी जो 3 क्लास है, जो तीसरी इससे भी पहले एक और थी, उसमें भी जहाँ पर हमने साहित्यक राष्ट्रपति के बारे में, जो योग्यता के बारे में उनसे संबंधित सत्य के बारे में बात की थी, तब भी इसके बारे में बात की थी 75(1) क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो कुल मिला के ये 75 अनुच्छेद 1 है। हर दिमाग में समझ में आ गया होगा, हाँ यार इसके बारे में ये चीज़ है। चलो, कई बार कोई क्लास नहीं देखी है, थोड़ा सा बता भी देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 75(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, तथा प्रधानमंत्री के अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या है, देखिए पहली बात है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री रहेगा बीच में, प्रधानमंत्री, फिर मंत्री, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देगा प्रधानमंत्री की, फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो बीच में कौन आएगा? प्रधानमंत्री। तो इनको पूछेगा भाई आप बताइए कौन से मंत्री को कहाँ पर नियुक्त करना है, क्या सिस्टम है, क्योंकि ये आपसे संबंधित ज़्यादातर काम होता है, क्योंकि सारा काम प्रधानमंत्री संभालता है इन मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में। तब इनसे पूछेगा, फिर बिना पूछे काम कैसे करेगा, इनको पूछना जरूरी पड़ेगा। तो इनको पूछ के जब काम करेंगे तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रधानमंत्री के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्लियर है नहीं अनुच्छेद? ठीक है, तो इससे पहले एक थोड़ा सा आपको बात बता देते हैं कि भाई आप किस तरह पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर 3 जो होते हैं हमारे जीवन के अंदर बहुत अहमियत होते हैं, यानी हमारे लाइफ को एक आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं 3 शब्द कह सकते हैं, बिंदु कह सकते हैं, फिर उनकी जो हमारे रिलेशन में होते हैं वो चीज़ कह सकते हैं। क्या होते हैं? एक तो पहली होती है माँ, है ना, शब्द ही होते हैं माँ, एक माँ। ठीक है, दूसरे होते हैं गुरु। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें, माँ, माता कर लीजिए, है ना, माता या माँ, ठीक है, माँ, पहला माँ और दूसरा पापा, ठीक है ना, बापू कर लीजिए। ठीक है, तीसरा गुरु। देखिए, जो सही रियलिटी में देखा जाए ना, अगर जिंदगी ये 3 चीज़ें ना जो अपन लाइफ के अंदर बहुत ही अहमियत रखती है, ये 3 लोग, है ना, माँ, बापू और गुरु। कैसे? देखिए, माँ जो एक व्यक्ति को जन्म देती है, माँ अपने को जन्म देती है, ठीक है,
और बापू उनके संरक्षक होते हैं, जो हमारे एक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और तीसरा गुरु, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। गुरु हमारी ज़िंदगी को क्या कर देता है, बदल देता है। तो हमारे लाइफ के अंदर गुरु का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा योगदान होता है। और बापू के सपनों में हमारा जो लक्ष्य दिखाई देता है, झलकता है लक्ष्य। और माँ जो होती है वो दुनिया के सबसे बड़ा योद्धा होती है, जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। एक बार और देखिए गुरु होते हैं ना, गुरु एक ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल देते हैं, ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन ला लेते हैं। जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन लेके आ जाते हैं, ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। और बापू जिसके आंखों के अंदर हमारा लक्ष्य, जो हमारी मंजिल है, वो दिखाई देती है। और माँ जो हमें जन्म देने वाली, जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, जो हमारे कठिन परिस्थितियों के अंदर भी साथ रहते हैं। हमारे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए फिर भी वो हमारे साथ खड़ी रहती हैं, वो होती है माँ। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई भी बड़ा योद्धा नहीं है। तो सबसे बड़ा योद्धा कौन है, माँ है। तो जो ये चीज़ होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है कि इन तीनों के जो सपने होते हैं वो साकार होना चाहिए। जब तक ये नहीं है कि सर हमको केवल आपके लक्ष्य केवल गवर्नमेंट नौकरी तक सीमित होगा, नहीं यार हमें गवर्नमेंट नौकरी लग जाए बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ तक भी लक्ष्य सीमित नहीं होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है कि हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी सरकारी जॉब लगेगा। क्या संभव है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हर जो विद्यार्थी वो पढ़ेगा, पढ़कर सरकारी जॉब हासिल करेगा? ये संभव है? नहीं है, कदापि संभव नहीं है कि हर व्यक्ति सरकारी जॉब हासिल कर सके। लेकिन सरकारी जॉब से भी बढ़कर एक बड़ा, एक प्रखंड विद्वान बन सके, ये तो इससे बड़ा कोई ना। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कभी आप सब जानते हैं APJ अब्दुल कलाम। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अगर इनको सरकारी नौकरी मिल जाती तो आज जो दुनिया में इन्होंने नाम हासिल किया वो शायद तक वो कर लेते। मैं ये नहीं कहता वो नाम हासिल नहीं करते, लेकिन एक उनको चुनौती मिली थी ना, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आप देख लें, यदि सरकारी जॉब नहीं लगती इसका मतलब ये नहीं आप कुछ किसी के लायक नहीं है। अरे दुनिया में जो चीज़ मुमकिन नहीं है उनको भी मुमकिन बना सकते हैं। तो अपने के अंदर वो विश्वास जागृत होना चाहिए। जब आस्था होती है तब हमारी मंजिलें प्राप्त होती हैं। तो मेरे जो थोड़ा सा बायोडाटा था बता दिया आपके जो संबंधित क्या सिस्टम, कैसे पढ़ाई होती है। चलो ठीक है, हम वापस हमारे सिस्टम पर आ जाते हैं, हमारे क्लास पर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, ठीक है। अब इन मंत्री परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है मंत्री परिषद? मंत्री परिषद, ठीक है। देखिए मंत्री परिषद है ना, ये अनुच्छेद 75 के अंदर दी गई है मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद, मंत्रियों की कैसे नियुक्ति होती है? तो देखिए सभी मंत्री मिलकर, सभी मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो मंत्रिमंडल के जो जितने भी सदस्य होते हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री होते हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा किन्हीं में से एक का सदस्य जरूर होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा या राज्यसभा किन्हीं में से एक का सदस्य जरूर होता है, तब जाके वो मंत्री बनते हैं। सर ऐसे तो कोई राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो भी क्या मंत्री नहीं बन सकता? आपकी बात रख लेते हैं, मंत्री बन सकता है। क्या बन सकता है? यदि लोकसभा, मेरी बात आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए लोकसभा ये फिर राज्यसभा, ठीक है, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बन सकता है। चलो ठीक है यार सर, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। अरे अच्छी नहीं, केवल 6 महीने तक 6 महीने तक, अच्छी बात कुछ नहीं है, 6 महीने तक ही बन सकता है, ज़्यादा नहीं बन सकता। तो फिर बाद में क्या हट जाएगा? बाद में हटेगा नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी एक के सदस्य हासिल करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये बात उनको ध्यान रखनी होती है। 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा में से या राज्यसभा में से किसी के सदस्य हासिल करो। फिर कहीं आप जैसे कोई लोग प्रखंड विद्वान है जो अपना दिमाग लगाएगा कि सर यार सदस्य हासिल नहीं करे, तो फिर 6 महीने से मंत्री बन जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कर ले?
कि भाई अगर मान लीजिए हम लोकसभा या राज्यसभा के कोई मंत्री सदस्य ग्रहण नहीं करता है, सदस्य हासिल मतलब कि सदस्यता नहीं लेता है, फिर वो ऐसे कर लेगा 6 महीने मंत्री बन जाएगा। 6 महीने जैसे हो गया तो उससे 1 दिन पहले वो हट जाएगा और फिर वापस मंत्री बन जाएगा। फिर वापस 6 महीने हो गए, 1 महीने हट जाएगा 1 दिन, फिर वापस 6 महीने के लिए मंत्री बन जाएगा। सियासत कर सकता है। तो आपका जो कानून तो नियम तो यही कहता, आप पढ़ा रहे हो उस हिसाब से कि 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा लोकसभा से सदस्य हासिल करनी जरूरी होती है। तो ये तो ऐसे बन सकता है, ऐसे क्यों बन सकता है? हमने ये रॉन्ग कर दिया है, ये संभव नहीं, ये भाई मान्य नहीं होगा कि आप 6 महीने मंत्री बन जाइए ना। एक बार मंत्री बन सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर आपको योग्य मतलब सदस्य ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब क्वेश्चन यहीं से निकलेगा कि मंत्री क्या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो भी क्या मंत्री बन सकता है? राइट, बन सकता है। या फिर वो कम से कम 6 महीने तक रह सकता है। या फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्य में से सदस्य हासिल करनी होती है, राइट होनी होती है। क्या वो 6 महीने तक बार बार मंत्री बन सकता है? रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है आप देखिए, मंत्री परिषद में मंत्री लेते हैं तो मंत्री अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए आपको सब बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। मंत्रियों की श्रेणी। ठीक है, श्रेणियां। कैबिनेट मंत्री। ठीक है, एक ये लिखा दीजिए कैबिनेट मंत्री। और फिर राज्य मंत्री। ठीक है, और फिर इसके मतलब उपमंत्री। ठीक है, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। ठीक है, एक ही हो गए और फिर इन्हीं को दूसरे और भागों में बांटा जाता है। एक स्वतंत्र प्रभार वाले हो गए और ऐसे मंत्री जिसके पास स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ऐसे मंत्री जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। ठीक है, और इनको एक और भाग में बांटा जाता है, किचन मंत्री। क्या है? किचन मंत्री। तो किचन मंत्री भी ध्यान रखें, किचन कैबिनेट मंत्री, किचन कैबिनेट मंत्री। ये चीजें ध्यान हो गई तो बेड़ा पार है, वरना हम बेड़ा पार करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, क्या ये मूल संविधान के अंदर था कैबिनेट मंत्री? नहीं था। ठीक है, तो मैं जो चीज लिख रहा हूं ना, ये ध्यान है। 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 और अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंदर शामिल किया गया। तो कैबिनेट मंत्री है ना, किचन मंत्री छोड़ दीजिए, कैबिनेट मंत्री डालना है इसके अंदर। कैबिनेट मंत्री के अंदर किचन मंत्री होता है, वो तो अलग बात हो जाती है। कैबिनेट मंत्री के ध्यान रखनी। बाकी राज्य मंत्री वगैरह ये तो क्या है, मूल संविधान में थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम आप जानकारी देते हैं विस्तार से। देखिए, कैबिनेट मंत्री परिषद का एक भाग होता है। ठीक है, जिसको हम दूसरी भाषा में मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल।
ये सारी की सारी आपको जानकारी इनमें से होनी चाहिए। और इसी मंत्रिमंडल में से कैबिनेट मंत्री निकलते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और इसी कैबिनेट मंत्री में से निकलते हैं किचन कैबिनेट मंत्री, किचन कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। मेरे को पता है ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा आपको, लेकिन फिर बोल रहा हूँ वो तो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। कैबिनेट, किचन कैबिनेट मंत्री। अब देखिए मंत्री परिषद के अंदर 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और जिनमें से हो जाता है मंत्रिमंडल, और उसी मंत्रिमंडल में से निकलते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया हमें, देखिए फिर बताता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा में आते हैं, जिसका बहुमत होता है ना उसकी सरकार बनती है, कोई भी पार्टी हो जिसका बहुमत है उसकी सरकार बन जाएगी, और उसी में से वो मंत्री परिषद बनेगी। भाई प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद बनाई जाएगी, और उसी मंत्री परिषद में से अब देखिए कोई भी कानून वगैरह नियम वगैरह बनाना हो तो एक पार्टी वाले सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो वो सारे के निर्णय ले सकते हैं कि एक साथ में, मतलब कि कोई एक गुप्त जानकारी हो। तो क्या मंत्री परिषद को सारे एक साथ कार्यभार सौंप सकते हैं क्या मंत्री परिषद एक साथ में सारी काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उसी में से मंत्रिमंडल निकाल जाता है, जिसमें से कैबिनेट मंत्री होता है जो कि विशेष कार्यों के अंदर काम करता है। जैसे कोई एक बड़ा अच्छा काम है, सॉरी अच्छा नहीं, लेकिन वो विशेष काम है जो बड़ा लेवल का काम है, कोई ऐसे कानून विधेयक है, ठीक है, जिसको एक अलग तरीके से पेश करना जरूरी है, वो पास होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, तो वो कैबिनेट मंत्री ऐसे काम करेगा। तो थोड़ी बहुत गुप्त जानकारी हो, कभी ज़्यादातर जानकारी परत नहीं चलनी, लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, तो वो सारी जानकारी कैबिनेट मंत्री ध्यान रखेगा। जो एक अच्छे लेवल पर कोई मतलब कि कोई काम करना हो कि भाई जो केंद्र सरकार के संबंधित जो केंद्रीय स्तर का जो भी काम होता है, यदि वो काम करना तो वो काम कौन करेगा? कैबिनेट मंत्री करेंगे। ठीक है, और उसी में से किचन कैबिनेट मंत्री है जो एक विशेष वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो काफ़ी समय पहले 370 धारा हटी थी, आपको ध्यान हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो सारी जो जानकारी होती है वो किचन कैबिनेट मंत्री को पता होती थी, जिसमें से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के एक महत्वपूर्ण सहयोगी होते थे, वो जिसमें कौन शामिल थे, उसको किचन कैबिनेट कहते थे, ताकि किसी एक भी बंदे को पता नहीं चली थी 370 धारा हटी थी। और जब नोट बंद हुए थे रात को 12 बजे नोट बंद हुए थे, ठीक है ना, और उससे पहले 6 महीने पहले काफ़ी लंबे टाइम से वो प्रक्रिया चल रही थी कि नोट बंद करना है, काले धन निकालना है, तो ये सारा काम किचन कैबिनेट मंत्री का था। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल सारे पॉपुलर जो बात कर देते हैं भाई नहीं ये प्रधानमंत्री ने बोल दिया और जो मंत्रिपरिषद के सदस्य उनको पता होती है, ये जानकारी गुप्त जानकारी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जानकारी ऐसे होती हैं। तो कैबिनेट मंत्री फिर किचन कैबिनेट मंत्री हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये देखिए ये बात हो जाती है। फिर राज्य मंत्री क्या होते हैं? देखिए राज्य मंत्री के अंदर 2 तरह के मंत्री होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री और एक ऐसे मंत्री जिसके पास में स्वतंत्र प्रभाव नहीं होते हैं, वो अधीन होते हैं। कैसे? देखिए स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं होता। क्यों? देखिए वेतन भत्ते में कुछ अंतर नहीं होता। जितना वेतन भत्ते कैबिनेट मंत्री को मिलेगा उतना ही राज्य मंत्री को मिलेगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वो लोकसभा में से होते हैं, ठीक है, और ये राज्यसभा में से होते हैं, तो ये राज्य मंत्री हो गए। अब वेतन भत्ता में तो कुछ अंतर नहीं है, तो फिर क्या अंतर है? कार्य मंत्र है। कैसे कार्य मंत्र है? कैबिनेट मंत्री वो सारे जो कार्यपालिका संबंधित काम होते हैं वो कैबिनेट मंत्री करते हैं, ठीक है, लेकिन राज्य मंत्री है जो राज्य प्रभार वाला जो काम होता है, जो राज्य स्तर का जो काम होगा ना, उस काम का जो काम कौन करेगा? ये राज्य मंत्री करेंगे। लेकिन राज्य मंत्री वो कैबिनेट मंत्री के संबंधित काम नहीं कर सकते, लेकिन कैबिनेट मंत्री वो राज्य मंत्री से संबंधित जो काम है जब भी करने की जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। तो दोनों में शक्तियाँ भी देखिए, शक्ति भी जो उनके वेतन भत्ते, उनके जो समानता भी, वेतन भत्ते की समानता है और अंतर भी यही है, ठीक है। फिर इसमें भी एक ऐसे मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव वाले नहीं होते हैं, ये तो स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये इनके राज्य मंत्री के अधीन होते हैं जो इसके अनुसार काम करते हैं, जो अपने विभाग के ये भी स्वतंत्र होता है, लेकिन इस प्रकार स्वतंत्र नहीं हो सकते। एक अच्छे अपने जो कैसे ना अपने विभाग के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करना, तो ये इस प्रकार स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। ऐसे राज्य मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, ऐसे मंत्रियों का कार्य का आवंटन संबंधित कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये ऐसे मंत्री जो ये मंत्री होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं।
और जो उप मंत्री है, जैसे कोई नया मंत्री वगैरह आया, उनको नियुक्ति के बारे में करना, उनको प्रशिक्षण देना, वो सारा काम कौन करेगा? उप मंत्री करेंगे। ठीक है, पता चल गया। फिर देखिए बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब महान्यायवादी क्या होता है? पहली बात ये है कि महान्यायवादी के जो बारे में जानकारी है वो अनुच्छेद 76 के बारे में बात की गई है, 76 के बारे में, अनुच्छेद 76 के बारे में महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि मंत्री जो महान्यायवादी है उसके बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई है, तो ये आपको ध्यान इस संबंध में होना चाहिए। देखिए महान्यायवादी होता है ना, वो क्या होता है? वो एक स्वतंत्र महान्यायवादी होता है। जिस महान्यायवादी को 3 विभाग में बांटे जाते हैं। महान्यायवादी 3 प्रकार के महान्यायवादी होते हैं। एक तो महान्यायवादी, और एक होता है महान्यायवादी शोषित महान्यायवादी, जिसको हम बोल सकते हैं महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल। एक तो महान्यायवादी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, और दूसरा हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा भारत का मिशन सॉलिसिटर जनरल। भारत का क्या हो जाएगा? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, और एक हो जाएगा भारत का सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, दूसरा भारत का प्रथम हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है, और जब भारत के महान्यायवादी की यदि योग्यता अर्हता की बात की जाती है तो अनुच्छेद 66 1 के अंदर बात की गई है। कौन से अंदर? 76 1 के अंदर इनकी अर्हता के बारे में बात की गई है कि भाई इनकी क्या योग्यता वगैरह हैं। ठीक है, ये तो जो इनकी जो योग्यता वगैरह हैं, जो कार्य वगैरह हैं, वो सारे अनुच्छेद 76 के अंदर बात की गई है। ठीक है, और फिर अधिकार की बात की जाती है, और फिर मर्यादाओं की बात की जाती है। तो इनके एक अधिकार और मर्यादा, ये अनुच्छेद 88 व अनुच्छेद 105 4। ठीक है, मेरी बात है समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन थोड़ी आ रही है ना। देखिए अनुच्छेद 88 और 105 कोष्टक 4, ये अनुच्छेद 88 अलग है, पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर बात की गई है उनके अधिकार एवं मर्यादाओं के बारे में बात की गई है महान्यायवादी के। तो इनकी जो योग्यताएं क्या है सर, हम योग्यताएं बताइए। जो योग्यताएं एक उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता होती है ना, उनके जो जिस प्रकार उनकी योग्यता होती हैं उसी प्रकार महान्यायवादी की योग्यता होती हैं। सर हमें तो उनकी योग्यता भी नहीं पता है, वो भी बताइए। तो देखिए कम से कम वह न्यायवादी है, जो भारत का महान्यायवादी बनने वाला है, वो कम से कम 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय का जो बाहर का कार्यभाग संभालने वाला होना चाहिए। जैसे वह उच्च न्यायालय के या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वो 2 या अन्य न्यायालय के अंदर कम से कम 5 वर्ष तक उनको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए कि साहब मैंने इतना कार्य किया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो किसी भी उच्चतम न्यायालय के अंदर वकील के रूप में 10 साल तक वकालत किया गया होना चाहिए। ये 2 तो सबसे बड़ी उसकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी योग्यता उनकी ये है कि वो राष्ट्रपति की राय पर पारंगत होना चाहिए। राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ इनके अंदर और ये योग्यता होनी चाहिए, इस प्रकार इनके जो कलंक वगैरह दूसरे कहीं भी नहीं होना चाहिए, तब वो महान्यायवादी बन सकता है। तो ये 3 उनकी योग्यता हैं, अर्हताएं हैं, जो कि अनुच्छेद किसके अंदर दी गई हैं? 76 1 के अंदर दी गई हैं। ठीक है, फिर 76 4 के अंदर दी गई उनकी पद अवधि एवं परिलक्षित। पद अवधि मतलब कि वो कितने साल तक वो रह सकता है ना, तो उनकी पद अवधि के बारे में बात की गई है। वैसे वो पद उनको जब हटाने की जब बात आती है महान्यायवादी कितना रह सकता है, तो देखिए महान्यायवादी जो होता है वो एकदम स्वतंत्र नहीं होता है। सर कैसे नहीं होता? वो मतलब राष्ट्रपति के अधीन होता है, मतलब वो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री वो कभी भी उनको हटा सकता है या हटा सकता है, कभी भी हटा सकता है। कैसे? प्रधानमंत्री को लगेगा यार ये महान्यायवादी ठीक नहीं है, महान्यायवादी मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये इसका कार्यभार अच्छा नहीं है, तो वो इनको हटा सकता है, ये हम मान सकते हैं। उनकी पद अवधि के बारे में बात है कि वो इनको हटा सकता है प्रधानमंत्री। लेकिन भाई प्रधानमंत्री उनके मेल नहीं खाए इसका मतलब वो हटा दे, ये नहीं है। कम से कम 3 महीने उनको पहले अल्टीमेटम देना पड़ेगा। अल्टीमेटम के भाई आपको
महान्यायवादी के पद से हटाया जाएगा और आपके अंदर ये कमियां हैं वो कमी है तो दूर कीजिए या फिर आपको हटाया जाएगा। ठीक है, ये बात है। फिर इसके बारे में जो बात आती है उनके कार्य दायित्व क्या है। कार्य देखिए अनुच्छेद 76(2) के अंदर, अनुच्छेद 76(2) के अंदर क्या है, उनके कार्य वगैरह की बात की गई है। क्या कार्य है, भारत के सरकार की जो विधि होती है उनके बारे में कार्य संभालना, यानी कि मान लीजिए कोई विधि है उनको लागू वगैरह करना है तो महान्यायवादी उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेगा, जो जांच वगैरह करेगा, जांच करके वो क्या करेगा, अपने एक जैसे वकील प्रधान जो मंत्री होता है ना उनके वकील के रूप में कार्यवाही आगे बढ़ेगा, उनको समझ आने की कोशिश करेगा, भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, कैसे करना। देखिए भारत सरकार के विधि से संबंधित विषय पर सलाह देगा, भी कौन सी विधि किस प्रकार होनी चाहिए, तो वही महान्यायवादी होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक केस वगैरह होता है, कैसे केस होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई भी कैसे केस होता है, वो किसी एक जो जिसके साथ अन्याय हुआ उसके जो वकील होता है ना, जिसका अन्याय क्या है उसका भी वकील होता है, जिसके साथ हुआ है अन्याय उसका भी वकील होता है। तो वो वकील क्या करता है, उनके बारे में समझाता है, भाई तेरे को वहाँ जाके ये बोलना है, तेरे को वहाँ पर जाके ये बोलना है, और तेरे को जब पूछा जाए तेरे को ये जवाब देना है और इस तरीके तेरे को बोलना चाहिए और इस व्यवस्था के अंदर तेरे को रहना है। तो वकील क्या करता है, उनको समझाता है ना। तो इसी प्रकार जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार के किसी भी मंत्री को और भारत सरकार को ये बताता है कि आप जो विधि बना रहे हैं, जो कानून को पास करें, उनके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर ये सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो है ये कार्य के अंदर। फिर बात है कि विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कार्य करेगा जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर सौंपने निर्देश करे, यानी कि उन कार्य को करेगा जो संविधान ने किसी प्रचलित विधि के तहत उसे सौंप दी गई है। क्या है कि वो ऐसे कार्यों को करेगा जो विधि के अनुसार सौंपे गए हैं, है ना, जो सरकार के अंदर संबंधित हो, सरकार के लेवल के अंदर हो। ठीक है, और विधि प्रकृति के ऐसे कार्य अन्य कार्य भी करेगा जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर सौंपे। फिर राष्ट्रपति कहे कि साहब आपको ये कार्य करना चाहिए महान्यायवादी को, तो महान्यायवादी करे क्या करेगा, उनके कार्य को वो करेगा। फिर राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए आप उनके घर में पापा जी क्या राष्ट्रपति है और वो पापा जी क्या करते हैं, हमारा बड़ा भाई उनको कहते हैं कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को आज वहाँ जाना है, तेरे को वह चीज़ें तेरे को संभालनी है, वो दुकान तेरे को आज को संभालनी है, तो ऐसा काम करता है। तो राष्ट्रपति कहेगा महान्यायवादी को कि साहब हमारा जो ये विधि है, जो हमारे कानून है, उसको आप इस प्रकार लागू कराने की कोशिश कीजिए, आप इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जब राष्ट्रपति से कुछ कार्य वगैरह मांगा जाता है कि किस प्रकार जांच वगैरह जो कोई भी चीज़ मांगी जाती है कोई की विधि के संबंधित, तो उसके राष्ट्रपति के पक्ष में, है ना, एक वकील के रूप में कौन काम करेगा, महान्यायवादी काम करेगा। जो उच्चतम न्यायालय जो मांगेगा जो चीज़ उनको कौन देगा, महान्यायवादी देगा। चीज़ का मतलब ये होता है कोई भी विधि वगैरह उनके संबंधित जानकारी देना। ठीक है, ये चीज़ हो गई, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 76 के अंदर तय बनाए गए जो नियम वगैरह वो सारी जानकारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये तो इनके कार्य और दायित्व हो गए। फिर इनकी शक्तियाँ क्या है, अनुच्छेद 176(3) के तहत उसकी शक्तियाँ क्या है। ठीक है, देखिए शक्तियों के बारे में बात की जाती है, उसकी शक्तियाँ देख लेते थोड़ी बहुत। शक्ति ये है वो लोकसभा राज्यसभा किसी में से सदस्य में से, मतलब जब उनके संसद में जब सदन चलता है उस समय उनको बोलने की शक्ति होती है, वो बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का जो काम वगैरह वो संभाल ले, उनमें कार्य जो विधि के संबंधी या कानून के संबंधी बोल सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी अपने वो समिति का जो कार्य जो समिति का अध्यक्ष वगैरह वो भी महान्यायवादी होता है। अपने जो समिति का जो सदस्य होता है, जिस समिति का वो सदस्य होता है उस समिति के अनुसार वो काम भी करता है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होती है कि महान्यायवादी कभी भी किसी सदन को वोट नहीं देता है। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, महान्यायवादी कभी भी किसी सदन को वोट नहीं देता है, यानी कि मत नहीं देता है। ठीक है, क्लियर है। चलो चीज़ ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं तो इसकी सीमाएं वगैरह हो जाती हैं। सीमाएं क्या है, ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह वगैरह दे सकता है। अब राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, उनके विरोध में कोई भी काम नहीं कर सकता है। या फिर प्रधानमंत्री वगैरह कोई विधि वगैरह कानून वगैरह बनाया है तो उनके विपक्ष में कोई काम नहीं कर सकता, उनके विपक्ष में निर्णय नहीं दे सकता। यदि उसके अंदर कमी है तो वो सुलझाने की कोशिश करेगा। वो प्रधानमंत्री कहेगा साहब हमारी जो विधि है ये संबंध में ठीक नहीं है, कि महान्यायवादी का यही काम है कि उनकी जांच वगैरह करना, कमी यदि दूर करना, तो वो प्रधानमंत्री को यही बोलेगा भाई इसके अंदर एक कमी है ना, आप दूर करने की कोशिश कीजिए, हमारी एक विधि एक ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो वो इसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इस प्रकार के बारे में जानकारी देगा। फिर वह भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कार्य को करेगा नहीं। जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं होगा ना, तब तो वो उनके विरुद्ध में काम नहीं, उनके अलावा बिना पूछे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर भारत का आता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या है? वो भारत के महान्यायवादी का अधीन होता है। जिस प्रकार भारत का महान्यायवादी कहता है उसी अनुसार वो काम करता है। फिर आता है भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि सॉलिसिटर जनरल के अधीन होता है। जो सेकंड नंबर पे है भारत का सॉलिसिटर जनरल, उसके अधीन भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। वो धीरे धीरे 3 पद होते हैं, तीनों पर इस प्रकार नियुक्त होते हैं। और इसी के अंदर मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी मंत्रियों के सामने उत्तरदायित्व के बारे में। ठीक है, मंत्रियों का उत्तरदायित्व, मंत्रियों का उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3). ठीक है, इसके बारे में क्या है? मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, जिसका तात्पर्य यह प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? देखिए, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेंगे, वो मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि इनमें से मान लीजिए कोई कानून वगैरह पास करना है, और इस मंत्री में से कोई भी एक मंत्री यानी कि जो कानून के बारे में बात कर लिए हैं, ये विधि वगैरह इस प्रकार पास होनी है, ठीक है, तो वो पास होगी। एक व्यक्ति पास करता है, एक मंत्री पास करता है, इसका मतलब यही होगा कि सामूहिक मंत्रिपरिषद वो इसको कानून को पास कर रही है। और यदि मान लीजिए इसमें से कोई एक मंत्री संतुष्ट नहीं है, कोई आप जैसा प्रकांड विधान हो जाए, तो इससे क्या नहीं हो? संतुष्ट नहीं हो, संतुष्ट कि भाई यार मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, आप जो विधि बना रहे हो वो मेरे से दिमाग से बाहर है, तो फिर वो क्या करेगा? उनके विरोध में वोट देगा या फिर उनके विरोध करेगा? नहीं करेगा भाई। क्यों? क्योंकि उनको अलग होना पड़ेगा। वो चाहता थी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्य त्याग दे, उनका पद है वो त्याग दे भाई, उनको जो सही नहीं लग रहे हैं भाई, नहीं आप जो भाई मान लीजिए मंत्रिपरिषद में सदस्य के 50 सदस्य होते हैं मान लीजिए, ठीक है, और उसमें से उन 50 क्या करते हैं? सही बताते हैं, और एक उनका विरोध करते हैं, तो उनकी एक बात कौन मानेगा? या तो पद से वो त्याग दे या फिर उनको सहमति दे दे। और ये जो काम होगा किसी भी विधि को पास करना हो, तो वो सारे है ना मंत्रिपरिषद के सदस्य मिलकर वो एक साथ काम करेंगे। जो चर्चा होगी वो अंदर ही होगी, फिर बाहर कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। फिर से आप ये बात होगी। फिर एक व्यक्ति के उत्तरदायित्व क्या होगा? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यानी व्यक्तित्व उत्तरदायित्व है, एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। ठीक है, उत्तरदायित्व ये अनुच्छेद 75(2) के अंदर है कि मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। प्रधानमंत्री कभी भी उनको हटा सकता है मंत्री को। ठीक है, ठीक है, वहां तक रहेगा। फिर मंत्रिमंडल की सीमाएं, उनके मंत्रिमंडल इसका क्या बोलेंगे हम? आकार। ठीक है, मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा? देखिए, आकार के बारे में बात करनी हमारा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ है ना, आकार के बारे में जब बात समझ में बाद में आई थी क्या मंत्रिमंडल का कुछ आकार होना चाहिए, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? किस प्रकार इनका आकार करेंगे? तो देखिए आकार है ना, ये अनुच्छेद 91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 के अंदर संशोधन किया गया, और जिसके अंदर इनका कार्यकाल है वो लोकसभा का 15% बताया गया है कि इससे अधिक नहीं होगा। लोकसभा का जो 15% जो हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में 100 सदस्य हैं, तो उनमें से 100 सदस्य हैं, उनमें से 15 सदस्य क्या हो गए? मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे सर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होते हैं?
मेरी बात अब आपको ध्यान से सुननी है। देखिए, मंत्रिमंडल के अंदर कम से कम 60 से 70 सदस्य हो सकते हैं, और मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, बोलने में अंतर हो जाता है। फिर मंत्रिमंडल, अब मैं बताऊं जो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है, कम से कम 60 से 70 व्यक्ति सदस्य होना जरूरी होता है, ठीक है, 60 से 70, और इसमें से 15 से 20 सदस्य होना आवश्यक होते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मंत्री परिषद के अंदर 3 श्रेणी होते हैं मंत्रियों की। कितनी थी? 3 श्रेणियाँ, और इसमें तो एक श्रेणी होती है, वो होती है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और ये क्या हो गया, और ये जो मंत्रिमंडल है वो अनुच्छेद 74 व 75 के अंदर दिया गया है। इनके बारे में जो बात है वो 74-75 के अंदर की गई है, लेकिन मंत्रिमंडल है वो अनुच्छेद के अंदर, जो संविधान के अंदर नहीं बात की गई, मेन संविधान के अंदर, इनको बाद में जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर, ठीक है। और वो 1978 के अंदर 1978 के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। और वो अनुच्छेद 352 था, उसके अंदर शामिल बाद में किया गया था। तो अंतर है कि नहीं है? तो यही अंतर है ना। और ये सरकारी काम के अंदर सामूहिक रूप से भाग नहीं लेते हैं। सरकारी काम के अंदर क्या नहीं कर सकते? सामूहिक रूप से काम नहीं करेंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य है वो सामूहिक रूप से काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, ठीक है। और मंत्री ये है ना, इसके पास कोई गुप्त जानकारी नहीं होती है, गुप्त जानकारी नहीं रखते हैं, गुप्त जानकारी, ठीक है। और इनके अंदर गुप्त जानकारी होती है, क्या होती है? गुप्त जानकारी होती है, गुप्त जानकारी, गुप्त जानकारी होती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंतर होता है। और इनकी जो शक्तियाँ हैं वो ओनली फॉर केवल कागजों में होती हैं, कागजों में। और इनकी शक्तियाँ वास्तव में होती है, क्या होती है? वास्तव में। तो ये बड़ी बड़ी बातें वो थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। और इनके कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। इनके कार्य का निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। कार्य यानी काम का निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेंगे। और इन मंत्रिमंडल के काम का निर्धारण कौन करेगा? ये स्वयं ही करेंगे। इनके जो मंत्री परिषद के संबंधित राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है, निर्देश सभी मंत्री बाध्यकारी होते हैं। जो मंत्रिमंडल क्या करते हैं? मंत्री परिषद के निर्देश यही देते हैं, और इन्होंने जो निर्देश देती है वो सारे मंत्री परिषद के लिए लागू होते हैं। तो ये इनके अंदर ये अंतर है। तो देखिए, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसके अंदर अंतर ये पूछे जाएंगे, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत लंबी बन गई होगी, फिर कभी टाइम मिलेंगे तो और क्लास के अंदर बात करेंगे। ऐसे हम लेते आएंगे क्लासें, लेते क्या आएंगे यार, लेकर क्लासें तो हमारी चल ही रही हैं। जो जितना हो सके उतना मेहनत तो कर रही हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।